अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक हो। इंडिया में 18वां इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में बीजेपी दोबारा से पावर में आ रही है, यानी कि मोदी एक फाशिस्ट लीडर दोबारा से एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। मगर इंडिया की आवाम ने जो फैसला सुनाया वो बहुत हैरान था, क्योंकि बीजेपी इस दफ़ा क्लियर मेजॉरिटी लेने में नाकाम रही है। 2014 में जब फर्स्ट टाइम मोदी की टर्म स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त बीजेपी ने तकरीबन 289 सीट्स ली थी, और 2019 में एक सो कॉल्ड पुलवामा करके मोदी ने दोबारा से अपनी जो एक मकबूलियत थी उसको तकवीत बख्शी थी, और उस वक्त तकरीबन बीजेपी ने 303 सीट्स ली थी, 303। मगर इस दफ़ा बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 240 सीट्स ले पाई है, और बीजेपी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। इसकी वजह से बीजेपी लेड अलायंस एनडीए उन्होंने ये जो अपनी कल के इजलास में ये बात फाइनल की है कि हमारी तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा वो मोदी ही होगा। मगर इस इलेक्शन की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस दफ़ा जो इलेक्शन में काम किया गया, नो डाउट वो बीजेपी की तरफ से या मोदी की पार्टी की तरफ से या मोदी की अपनी तरफ से कोई नई चीज़ नहीं थी। इस दफ़ा भी उनका वही एक पुराना वतीरा था कि कम्युनल वायलेंस को रिलीजन के नाम पे या एथनिसिटी के नाम पे बढ़ावा दिया जाए, और जितना हो सके जो एक अक्सरियत है यानी कि जो हिंदू मेजॉरिटी है उससे वोट बटोरे जाए। मगर इंडिया की आवाम ने या इंडिया के कुछ लोगों ने मिलकर इस चीज़ के अगेंस्ट बात की और अपनी आवाम को अवेयरनेस प्रोवाइड की। बीजेपी का इस दफ़ा का नारा था कि 400 पार, और वो अपनी बारहा इंटरव्यूज में ये बात कर रहे थे कि जैसे ही हम 400 पार करेंगे, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रख देंगे, जिसमें जो मिनॉरिटीज़ हैं स्पेशली मुस्लिम्स, उनको हम सेकंड क्लास का दर्जा देंगे। और ये यकीनन एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 400 मिलियन जो मुसलमान रह रही हैं, उनके लिए ये एक ट्रेजेडी थी, ये एक अलमिया था। मगर कुछ लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, कुछ लोगों ने इन चीज़ों के अगेंस्ट बात की, और क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी पिछले 10 साल से, मोदी एक डेमोक्रेटिक लीडर की बजाय एक फाशिस्ट लीडर बन चुका है। और यहाँ पे ये भी बता दें कि इस इलेक्शन से पहले जिसमें ये दावा कर रहे थे कि हम 400 पार कर देंगे, उसमें जितने भी ऑपोजिशन के रहनुमा थे उनके ऊपर बॉन्डे किस्म के केस बनाकर उनको अंदर कर दिया गया। यकीनन वॉल ऑफ स्ट्रीट ने भी इंडिया के बारे में कहा था कि इंडिया की डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि अगर मोदी की ये थर्ड टर्म आई तो यकीनन ये ना सिर्फ इंडिया के लिए एक डिजास्टर होगा, बल्कि ये एक रीजन के लिए डिजास्टर होगा। तो इसीलिए जो इंडिया के दानिश्वर थे, जो समझदार आवाम थी, जिनको ब्रेन वॉश नहीं किया गया था, उन्होंने इसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर दी, और यकीनन उनके ऊपर भी मुकदमे बनाए गए। इंडिया में भी कुछ इसी तरह हुआ कि जो ऑपोजिशन पार्टी के रहनुमा थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, सीवियर करप्शन के केसेस थे, वो जैसे ही बीजेपी को ज्वाइन कर लेते थे तो उनके ऊपर तमाम केसेस को खत्म कर दिया जाता था, यानी कि वो दूध के दूल्हे हो जाते थे। अब पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है कि जब से इंडिया के इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, जिसमें देखा गया कि जो हिंदू जमात थी, लाइक बीजेपी जो जमात थी, जिसने अपने सोशल मीडिया के थ्रू तकरीबन बीजेपी के इस वक्त 10,000 से ज़्यादा पेड सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, और जिनका काम सिर्फ ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाना, और जो भी मोदी के अगेंस्ट बात करता है या बीजेपी के अगेंस्ट बात करता है उनको गालियाँ देना। और यकीनन ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि रियासती सारी मशीनरी भी उसी पार्टी के अंडर थी। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स और कुछ दानिश्वरों ने मोदी के अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दें कि जो मेजॉरिटी अभी भी मीडिया की जो है वो अभी भी मोदी के साथ है, क्योंकि सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मोदी के कंट्रोल में है, बिकॉज मोदी एक डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से डेमोक्रेसी ने मोदी को जवाब दिया है, यकीनन ये उसकी हार है, यकीनन ये लोगों की जीत है। यकीनन एक यूट्यूबर गौरव राठी, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने इसके अगेंस्ट बात की। उन्होंने कहीं किसी से भी कोई चंदा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, लेकिन मोदी को वोट नहीं दें, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि अगर मोदी थर्ड टर्म में भी आता है तो डेफिनेटली वो भी एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ, तो वो एक डिजास्टर होगा। क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी जो काम कर रही है उनका एक ही वतीरा रहा है, और वो ये है कि जो हिंदू मेजॉरिटी है उनको अपनी साइड पे कर लिया जाए। हिंदू मेजॉरिटी को अपनी साइड पे करने के लिए उन्होंने बहुत सारी जो प्रोपेगेंडा ट्रिक्स हैं उनको भी यूज़ किया है। लाइक आप बहुत सारे जो बीजेपी के यंग लीडर्स हैं उनको कहते हुए सुनेंगे कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली अंग्रेजों से 99 ईयर्स की लीज के ऊपर लिया गया।
क्योंकि उनको ब्रेन वॉश किया गया है थ्रू व्हाट्सएप मीडिया कि सब इसकी 4 टेक्निक्स हैं। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, ये हमारे यहाँ भी चल रहा है, हम पाकिस्तान के यहाँ भी ये बड़े जोरों शोर से चल रहा है और ये हर पार्टी ही यूज़ करी है, स्पेशली क्योंकि पीटीआई के पास सोशल मीडिया की पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल करिए कि सबसे पहले तो जो मेजॉरिटी है उसको ये एहसास दिलाया जाए कि आप बहुत महान थे, यानी कि एक गर्व पैदा कर दिया जाए, एक फख्र पैदा कर दिया जाए, एक प्राउड पैदा कर दिया जाए। और फिर उनको दिखाया जाए कि किस तरह से माजी में आपके ऊपर जुल्म किए गए और जो मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट क्योंकि आपने नफरत उबारनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है, हमसे कहा जाता है कि अभी भी आपके साथ यही सब कुछ हो रहा है। और 4th प्लेस पे फिर एक मसीहा बना के आगे लाया जाता है, जिस तरह इंडिया में जो मसीहा बनाया गया वो मोदी साहब थे और पाकिस्तान में जो मसीहा बनाया जा रहा है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब की जो एक डिबेट है, जो एक कहानी है, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कि हम मोदी की बात कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर ही रहते हैं। फिर इस तरह से होता है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसके अगेंस्ट बोलना जब शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर केसेस बनते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इलेक्शंस की काया पलट के रख देते हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि गौरव राठी ने एक बहुत ही फिनोमिनल काम किया। फिर उनका एक और चैनल है देशमुख के नाम से, उन्होंने भी बहुत फिनोमिनल काम किया। तो जब इलेक्शन की काया पलटी और बीजेपी जो 400 पार का नारा लगाती थी वो एक क्लियर मेजॉरिटी लेने में भी नाकाम हो गई, तो पाकिस्तान में ये आवाज़ आई कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बना पाते, वो एक सीरियस टाइप का कंटेंट क्यों नहीं बना पाते। यहाँ तो जो एक टिकटॉकर है उसको इंटेलेक्चुअल का दर्जा दिया गया होता है, जो एक सेलिब्रिटी होता है उसको इंटेलेक्चुअल मान के यहाँ पे एक संजीदा शो में बुला के उसकी राय ली जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का मुआवजा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि वहाँ पे आप संजीदा कंटेंट बना के अच्छा भला पैसा कमा सकते हैं। वहाँ पे जो एडिटिंग की कॉस्ट होती है, जो कंटेंट की कॉस्ट होती है, वो आपको रिटर्न मिल जाती है। क्योंकि इंडिया में जो लाइब्रेरीज़ का या जो लिखने पढ़ने का जो रुझान है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ भारत में जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है, नो डाउट वो किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 100% हो। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में वो बहुत पीछे है भारत शिद्दत पसंदी के लिहाज से, क्योंकि हमने तो शिद्दत पसंदी में PhD की हुई है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी आप किसी के साथ रैशनली बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके वालिदैन की तरफ से उसको यही सिखाया गया है कि जो भी आपके नज़रिए के अगेंस्ट बोलेगा तो उसको आपने कत्ल तो ना सही, उस एज में वो क्या कत्ल कर सकता है, लेकिन गालियाँ ज़रूर वो आपको देगा। और ये जो कल्चर है ये मुख्तलिफ हलकों को सूट भी करता है, क्योंकि जब सेकुलर लोग इस कल्चर के अगेंस्ट बात करते हैं तो यही वो शिद्दत पसंद ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि उनके काम आते हैं और सेकुलर लोगों को, रैशनल लोगों को दबाने में एक की रोल प्ले करती है। फिर यहाँ पे एक बात और है कि भारत का जो मॉडल है वो एक जमहूरी मॉडल है और पाकिस्तान का मॉडल डीप स्टेट मॉडल है। यहाँ पे आप तभी उठाए जाएंगे जब आप डीप स्टेट के मिसाइल के ऊपर बात करेंगे कि, और इसके अलावा आप पॉलिटिशियंस की या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आप धज्जियाँ उड़ाने, जो मर्जी गाली गलौज करें, कोई आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन जब आप डीप स्टेट के ऊपर बात करेंगे तो आप लापता हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान और भारत में यूनिवर्सिटीज़ का भी बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में तकरीबन 115-130 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं और भारत में तकरीबन 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनमें से तो मोस्टली वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनली रैंक करती हैं। एशिया में भारत की यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। इसके अलावा भारत में जो रिलीजियसली मदरसे हैं, स्पेशली अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो वो 4500 मदरसे हैं, और उसके कंपैरिजन में जब पाकिस्तान की बात की जाएगी तो पाकिस्तान में तकरीबन 130 के करीब यूनिवर्सिटियाँ, यही कोई उनकी तादाद है। और पाकिस्तान में लाइब्रेरियाँ जो है वो 370 के करीब लाइब्रेरी, यानी कि 370 लाइब्रेरीज हैं। और मदरसों की जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, अनरजिस्टर्ड की बात तो अलग है ना, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं वो 40,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तो तालीम ना होने के बराबर है, जहाँ पे आपको रैशनैलिटी नहीं सिखाई जा रही, जहाँ पे आपको रीज़न नहीं सिखाया जा रहा, जहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जा रही, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नज़रिए से और एक ही तस्वीर के रुख को आपने देखना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे यही हाल होगा। यहाँ पे ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तालीमी मॉडल में और भारत के तालीमी मॉडल में बहुत फ़र्क है, और इसी वजह से भारत जो है वो वर्ल्ड लीडर पैदा कर रहा है, और पाकिस्तान जो पैदा कर रहा है वो
कैसर रादर जैसे लोग, साहिल अदीम जैसे लोग, तारिक जमील जैसे लोग और जो यूथ क्लब के लोग हैं, इस तरह के ज़ॉम्बीज़ पाकिस्तान पैदा कर रहा है। और यकीनन ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, जो ये वो लोग हैं जो ना खुद रैशनल हैं, ना ये खुद इस अकल है इनमें या ये समझ बूझ रखते हैं, बल्कि ये दूसरों की अकल के ऊपर भी डाका डालते हैं, उनको भी गुलामी की तलकीन करते हैं, ये उनकी भी समझ बूझ खींच लेते हैं, ये उनकी भी क्रिटिकल थिंकिंग की या जो एक जुस्तजू की पावर होती है उससे उनको आरी बना देते हैं। अलावा पाकिस्तान की इसके अलावा भारत की यूनिवर्सिटियां जो हैं वो मज़ाहमती कल्चर की अक्कासी करती हैं, वो ओपन डायलॉग की अक्कासी करती हैं। जबकि आप पाकिस्तान की बात कर ले तो यहाँ पे तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे तो आपको जो प्रोफेसर है, जो वीसी है, उसकी बात को हर हाल में फॉलो करना होता है। यहाँ पे आप अपने राइट के लिए बात ही नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे भी PSC यानी कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मज़ाहमती कल्चर शो किया तो वहाँ से उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया या फिर उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। पाकिस्तान में तो स्टूडेंट यूनियन के ऊपर ही बैन है, जहाँ से जो एक लीडरशिप की फाउंडेशन बनती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पिछले 76 ईयर्स में पाकिस्तान के पास कोई भी लीडर नहीं आया। पाकिस्तान का जो एक कल्चर है या जो पाकिस्तान की स्टेट है, ये एक थियोलॉजिकल स्टेट है, ये मुल्लायत की और मिलिट्री की स्टेट है। जबकि अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत एक सेकुलर स्टेट है। तो ये एक खासा फ़र्क है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में भी जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में भी जो नौजवान हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भारत के नौजवानों में और पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत फ़र्क है। आप ये फ़र्क अपवर्ड के ऊपर भी देख सकते हैं या जो वो वेबसाइट्स जो ऑनलाइन काम प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो वेब डेवलपर्स हैं या IT फील्ड, आपको पता है कि भारत इस वक्त IT में लीड कर रहा है। भारत टेक्नोलॉजी के एतबार से पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत की यहाँ आर्ट और कल्चर की अकायद को प्रमोट किया जाता है, आर्ट और कल्चर को, रीज़न को, क्वेस्ट को प्रमोट किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर के जो क्लाइंट्स हैं वो अपना ज़्यादातर काम भारत में या बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनसे करवाना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब तक हम अपने वही तमाम पुराने मसाइल में गिरे हुए हैं। अगर आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पिछले जो 1947 में हमारे मिसाइल थे, तकरीबन एक नई शक्ल में आज भी वही हमारे मिसाइल हैं। यहाँ पे ये भी बता दें कि मोदी की पिछले 10 साल की हुकूमत ने नो डाउट इंडिया की जो डेमोक्रेसी की एक शक्ल है या जो एक उसकी सोल है उसको नुकसान तो ज़रूर पहुँचाया है, लेकिन पाकिस्तान से वो आज भी ह्यूमन इंडेक्स में या इकोनॉमिक इंडेक्स में या जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स में बहुत आगे है। पाकिस्तान में तो हम किसी के अगेंस्ट या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम मसाइल के ऊपर बात नहीं कर सकते। सो अगर हमें भी इंडिया को कम्पीट करना है या इंडिया से आगे निकलना है तो उसका एक ही हल है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, हम लॉजिक को, रीज़न को प्रमोट करें, ना कि हम ब्लाइंड फॉलोअरशिप को या एक कल्ट फॉलोअरशिप को हम प्रमोट करें। हमें अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदलनी पड़ेगी, हमें रीज़न को अहमियत देनी पड़ेगी, हमें शख्सियत परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा और यही हमारी बका की अलामत है। अदरवाइज़ हम पैनिश हो जाएंगे और किसी को भी नहीं पता होगा।